जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो अनुच्छेद से रिलेटेड होने वाली। जो हमारे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं सभी हम देखने वाले हैं। 1 से लेकर 395 अनुच्छेद वो देखेंगे। इसके बाद जितने अभी तक संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माध्यम से जितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं तो वो सारे देखने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों जो है हमारा ये इंस्टाग्राम वो है, और ये फेसबुक है, और ये टेलीग्राम, ये सभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो है ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पे जितनी भी पीडीएफ है क्लास की हम वहाँ पर भेजते रहते हैं। बाकी आप अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 93 35 25 86 33 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर मैसेज करके आप पेड ग्रुप की जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पेड बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हम जो है UPSI हो गया, या UPSSC हो गया, या UPPCS हो गया, इन सभी की GS से संबंधित क्लासेस चल रही हैं। तो मिनिमम फीस में आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए किसी नोट्स की तो उसके लिए कोई जो है शुल्क नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जिस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए उसकी मिल जाएगी आपको। वहाँ पर बस व्हाट्सएप उस पर मैसेज कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है 93 35 25 86 33। तो आइए देरी ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमारे संविधान में अभी जो है इतने संशोधन के बाद 395 अनुच्छेद है? हाँ, तो नंबर के अकॉर्डिंग जो है अभी 395 अनुच्छेद है। जो हमारा आखिरी नंबर है वो 395 है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते 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 400 लगभग 60 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, 460 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं अभी हमारे संविधान में। तो अब देखते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे 395 है लास्ट अनुच्छेद, लेकिन जैसे 51 का जोड़ा गया। ठीक है, ऐसे करके 51 था, 51 का जोड़ दिया गया। 21 था, 21 ए जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो है अनुच्छेदों में जो है का है, ए है करके ऐसे जोड़ा गया, बी है, सी है, तो ये जोड़ दिए गए। अब देखते हैं भाग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे सारे। उसमें भाग कौन से भाग में कितने अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक है तो आपको याद रहेगा। और अगर भाग वाला वीडियो आपको देखना है, भाग वाली क्लास देखनी है, तो हमारे चैनल पे पड़ी हुई, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला भाग है वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उससे संबंधित है। और इसमें 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक है। एक अनुच्छेद से लेके नंबर 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक है। तो हमारा जो पहला अनुच्छेद है ये क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, और इसी में भारत का नाम दिया गया है। इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात अनुच्छेद 1 में कही गई है। इसी में दोस्तों पूछते कि भारत का नाम किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में क्या है? इसमें नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अगर कोई मतलब भूमि विदेशी राज्यों से ली जाती है, ठीक है, पड़ोसी राष्ट्र से, विदेशी राज्य से, कहीं से भी अर्जित की गई, तो इसके द्वारा उसकी प्रवेश और स्थापना हमारे भारत में होगी। ठीक है, संविधान में जो आर्टिकल 2 है उसके द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात कही गई है। अगर हम मान लो हम अपने राज्यों के अंतर्गत जो है किसी की सीमाओं में और उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। मान लो भारत के अंदर जो है 2 छोटे छोटे राज्य हैं, एक ये राज्य मान लो और एक ये राज्य है। इसको प्लस करके हम एक बड़ा राज्य बना सकते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है सीमाओं में परिवर्तन करके, या ये बड़ा राज्य हम काट के जो है इसके 2 राज्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड से यूपी से उत्तराखंड काट के बनाया गया, एमपी से जो है छत्तीसगढ़ काट के बनाया गया, बिहार से झारखंड काट के बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल 3 के तहत करी गई हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि उपरोक्त बदलाव हेतु बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने गए। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये पहली बात तो पूरा भाग ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 4 4 अनुच्छेद याद कर लीजिए। पहले में नाम है, दूसरे में राज्यों की प्रवेश स्थापना है, वो विदेशी राज्यों की बात कर रहा। तीसरे में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण करना, या छोटे राज्यों से काट के बड़े राज्य, मतलब छोटे राज्यों को मिलाकर बड़ा राज्य बनाना, और बड़े राज्य को काट कर छोटे राज्य बनाना, उससे अलग करके कोई उनके 2 राज्यों को, जैसे ये 2 राज्य हैं, इन 2 राज्यों से थोड़ा थोड़ा पार्ट काट के और एक अलग राज्य बना दिया। तो ये सब आर्टिकल 3 के तहत होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद जो ये काम किया जाएगा, आर्टिकल जितना भी उपरोक्त चीज़ें करी जाएंगी, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं हम भाग 2। भाग 2 में हमारे नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान है। भाग 2 में नागरिकता है। ये कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेके 11। अनुच्छेद 5 में क्या? इसमें सारे नागरिकता के जितने भी प्रावधान हैं
5 से लेके 11 में नागरिकता के प्रावधान दिए गए, ध्यान रखिए। अगर कभी नागरिकता से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछता है तो 5 से लेके 11 में आपको मिल जाएगी। सारे प्रावधान 5 से लेके 11 तक हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड। और हमारी नागरिकता ली कहाँ से गई है? ये ब्रिटेन से, ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से हमारी नागरिकता ली गई। और हमारी जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता। हमारे भारत में एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका है तो वहाँ राज्य की अलग नागरिकता होती है, ठीक है, और जो सेंटर की अलग नागरिकता होती है, केंद्र की अलग, यानी अमेरिका की अलग नागरिकता है, तो वहाँ 2 नागरिकताएं चलती हैं, ठीक है। ये यूएसए की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो यहाँ एकल नागरिकता का ये प्रावधान है। और हमने कहाँ से लिया? ये ब्रिटेन से लिया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अब अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 5 है इसमें क्या कहा गया कि संविधान लागू होने पर नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ हमारा, जिस तारीख को 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान लागू हुआ, ये जो है कुछ इसका पार्ट लागू हुआ, इसी दिन से जो है नागरिकता के सारे प्रावधान जो है कर दिए गए। 26 नवंबर 1949 से ही सारे नागरिकता के प्रावधान किए गए। और ये किस आर्टिकल में कहा गया? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, जब हमने बंटवारा कर लिया और कुछ लोग चले गए, इसके बाद उन्होंने बाद में सोचा कि जो इसमें अनुच्छेद 6 में क्या, जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति थे, वो अनुच्छेद 6, क्षेत्र से 6 ध्यान रखिए, जो लोग पाकिस्तान के एरिया में रह रहे थे, जो सिंध प्रांत हो गया, पंजाब प्रांत जो कट गया था वो वाला हिस्सा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, वहाँ से जो भी व्यक्ति जो है भारत आए, उनकी नागरिकता आर्टिकल 6 में। ये बात ध्यान रखिए। आर्टिकल 7 में क्या है? आर्टिकल 7 में है जो पाकिस्तान गए और बाद में लौट कर आए व्यक्ति। अब ऐसे समझिए, इन दोनों में डिफरेंस रखिए आप लोग। ये वो व्यक्ति हैं जो आर्टिकल 6 में जो उन व्यक्तियों की बात करी गई है जो व्यक्ति वहां से यहाँ आ रहे हैं। जैसे भारत के जो व्यक्ति पाकिस्तान गए तो वो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की बात कर रहा है। ऐसे पाकिस्तान से जो भारत व्यक्ति आए उनकी नागरिकता की बात जो है आर्टिकल 6 में करी गई है। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया? आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जो पाकिस्तान चले गए थे व्यक्ति, हमारे इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए, बाद में उन्हें लगा कि वहाँ परिस्थितियाँ ठीक नहीं, वहाँ हमें शायद उनके मतलब रहने के लिए और चीज़ें करने के लिए चीज़ें ठीक नहीं, तो वो जो व्यक्ति पाकिस्तान गए थे वो जो लौट कर आ गए, तो उनके संबंध में नागरिकता की बात आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में क्या है? विदेश में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, जो विदेश में कोई देश में रह रहा उसके भारत के मूल का है, उसकी नागरिकता के प्रावधान सारे इसमें है। इसके बाद आर्टिकल 9 में क्या है? अन्य देश की नागरिकता लेने वाले भारतीय नागरिकता समाप्त करना। इसमें नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान है। अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके सारे प्रावधान जो आर्टिकल 9 में। अब ध्यान रखिए, नागरिकता समाप्ति के जो अन्य देश की नागरिकता, किसी देश की नागरिकता आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में है, ठीक है। आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिकता के आधार पर निरंतर होना, ये बात आर्टिकल 10 में, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। आर्टिकल 11 में क्या है? आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति। जितने भी नागरिकता से संबंधित संशोधन अभी तक हुए, ठीक है, नागरिकता अमेंडमेंट अधिनियम 1955 आया, ठीक है, इसके बाद हमारा CA 2019 आया, ठीक है, तो ये सारे जितने नागरिकता से संबंधित प्रावधान आए अभी तक, ठीक है, ये जो है किस में थे? ये आर्टिकल 11 में थे। आर्टिकल 11 में जो ये सारी बातें कही गई थी, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। आर्टिकल 11 में ही संसद हमारी नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया सबसे पहले, इसके बाद जो है हमारा CA 1955 ध्यान रखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 1955, और इसके बाद 2019 का CA आया, CAA। तो ये दोनों बातें जो है आर्टिकल 11 के तहत करी गई। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की बात करें तो व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी होते हैं, और ये हमारे भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? ये 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक हैं। और अगर बात करें दोस्तों कि जो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, उनके मौलिक कर्तव्य जो है दे, ठीक है। और इसके बाद जो है आर्टिकल 12 है, इसी में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा की बात करता है। और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? संविधान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें 6 मौलिक अधिकार, लेकिन अगर मूल संविधान की बात करें तो 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है वो जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको जो है विधिक अधिकार बना के 300A में डाल दिया था, अभी हम देखेंगे। और ये भाग 12 जो है भाग 12 में डाल दिया गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं मूल रूप से, और 6 मौलिक अधिकार देखेंगे। उन मौलिक अधिकारों में कुछ जो है आर्टिकल दिए गए हैं, प्रत्येक मौलिक अधिकार में 5-6 आर्टिकल करके दिए, तो उन सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। आज मेरा उद्देश्य है कि सारे आपके जो है अनुच्छेद हैं, जो है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो सारे अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस अच्छे से आप लोग ये वीडियो देख लीजिए 1-2 बार। आर्टिकल 13 में क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने अमान्य होगा। आर्टिकल 13 जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है, ये न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है, तो ये बात ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और इसके बाद अब हम मौलिक अधिकार देखते हैं कौन कौन से हमारे। देखिए, अनुच्छेद पढ़ना हमारा उद्देश्य है आज, हमारा ना मौलिक अधिकार पढ़ना उद्देश्य है, ना नागरिकता पढ़ना है। अनुच्छेद के माध्यम से उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है एक साथ पढ़ते हुए चलना, ताकि आपका जो है पूरा मौलिक अधिकार जो पूरा अनुच्छेद है वो पूरे कंप्लीट होते चले जाएं। अगर मौलिक अधिकार हो गया, नागरिकता हो गया, कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए हमारी क्लासेस पड़ी हुई हैं और प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज सिर्फ आप अनुच्छेद पे फोकस करिए। समानता का अधिकार जो है 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में दिया गया। आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार, ठीक है। विधि के समक्ष जो समानता है, इसमें ऐसे समझ लिए, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 बात करता है, विधि के समक्ष समानता। अब विधियों के समान संरक्षण की बात भी आर्टिकल 14 करता है, संरक्षण की बात ये भी आर्टिकल 14 करता है। ये दोस्तों जो है हमारे यहाँ इंग्लैंड से ली गई है और ये यूएसए से ली गई है, ठीक है। ये यूके, ध्यान रखिए, यूनाइटेड किंगडम, ये यूके से ली गई है और ये जो है अमेरिका से ली गई। आर्टिकल 14 में समता की बात करता है, समानता का अधिकार की बात करता है। भेदभाव से निषिद्ध बात करता है, जो भेदभाव का जो है इससे संरक्षण जो है इसकी बात करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में समान अवसर की बात करता है, नौकरियों में जो आरक्षण से संबंधित जितने प्रावधान हैं तो वो आर्टिकल 16 में है। और जो हमें किसी भी जगह पे समानता या भेदभाव से निरुद्ध बात करता है वो आर्टिकल 15 करता है। इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड लेकर जो कि आरक्षण की बात हो गई या समानता की बात हो गई, वो जो है आर्टिकल 15 करता है। आर्टिकल 17 में जो उन्मूलन की बात है, अस्पृश्यता उन्मूलन, जो छुआछूत का अंत है, वो आर्टिकल 17 करता है दोस्तों। और ये दंडनीय भी है, अगर कोई छुआछूत करता है तो वो दंडनीय माना जाता है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत का बढ़ावा देता है, उसका प्रचार करता है, ठीक है, चाहे वेदों के आधार पर हो, किसी भी आधार पर अगर वो जो है उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है तो वो गलत है, ठीक है। ये आर्टिकल 17 में, इससे संबंधित कई एक्ट बने हुए, वो हमने जो है मौलिक अधिकार वाले वीडियो में देखें, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आर्टिकल 16 में क्या है, उपाधियों का उन्मूलन है, उपाधियों का उन्मूलन है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो बकवास करने के लिए नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जो है पूरे आर्टिकल रट जाएं, जितने भी 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल हैं वो एक ही वीडियो में रट जाएं, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें करते हुए। अब दूसरा हमारा मौलिक अधिकार क्या है, ये दोस्तों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 है। थोड़ा दोस्तों दिमाग में एक इमेज बनाते हुए चलेंगे। अच्छा, ये आर्टिकल जो है 14 से 18 तक है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 29 तक है। तो ऐसे याद करते हुए 25 से 28 तक है, ऐसे याद करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई और वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। एक संपत्ति की जो अधिकार की स्वतंत्रता थी वो भी मूल संविधान में थी, इस समय नहीं है, ठीक है। इसी में प्रेस की आज़ादी से संबंधित सारे प्रावधान है, बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, ये ध्यान रखिए। आर्टिकल 19 में ही प्रेस की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है। अब दोस्तों भारत में कितनी आज़ादी है, ये चीज़ें तो हम लोग एसएससी के आंदोलन से देख ही चुके हैं दोस्तों, किस तरह से जो 2 पत्रकार, लल्लन टॉप के 2 पत्रकारों को पकड़कर जो है बस में बिठा लिया गया और उनसे जो है कार्रवाई की गई, उनसे पूछा गया कि ये पत्रकार नहीं है, हमें शंका है। तो इतना पुलिस को वैसा नहीं होना चाहिए, जबकि वो जान रहे थे कि ये पत्रकार हैं, लल्लन टॉप के पत्रकार हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रेस की आज़ादी की बात जो है आर्टिकल हमारा 19 करता है, ठीक है। और 19(1)(a) जो है, जब कभी अगर जो हमारा वो लगता है आपातकाल लगता है तो सबसे पहले यही आर्टिकल खत्म होता है। लेकिन जो 21 और 20 जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल 2 है, जो चाहे आपातकाल लगे चाहे किसी भी कंडीशन में, लेकिन ये आर्टिकल नहीं खत्म होते। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए संरक्षण की बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या है, इसी में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल बहुत ब्रॉड लेवल पे है, इसमें कई नींद की स्वतंत्रता है दोस्तों, प्राइवेसी की स्वतंत्रता हो गई, राइट टू प्राइवेसी हो गई, राइट टू एजुकेशन हो गई, मतलब इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं न्यायालय ने हमारे कई बार व्याख्या की है न्यायालय ने। तो आर्टिकल 21 जो है हमारे जीवन एवं
जो है उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। इसी को राइट टू लाइफ की बात करते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ की बात जो है आर्टिकल 21 करता है, राइट टू लाइफ। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, राइट टू लाइफ किसमें, 21 में। इसके बाद 21A में क्या है, 21A ये देखिए संविधान संशोधन करके ऐड किया गया, ये 86वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया, 86वें संविधान संशोधन से ऐड किया 2002 में। और इसी में जो है एजुकेशन से संबंधित राइट है, ये आर्टिकल 21 है। इसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की बात जो है हमारे राज्य को ये कर्तव्य है कि वो 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की बात इसमें करेगी। इसके बाद आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित आरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध संबंधी अधिकार जो है ये आर्टिकल 22 में कहा गया है। इसमें दोस्तों ये एक बात कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना जो है अनिवार्य होगा। बस सिर्फ केवल जो है इसमें जो है जो यात्रा का समय है वो शामिल नहीं, यात्रा का जो भी समय है वो शामिल नहीं किया गया। यात्रा का समय इसको छोड़कर बाकी आपको जो है न्यायालय में पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। जो यात्रा का समय है वो इसमें शामिल नहीं, जो यात्रा में समय लगेगा उसके बाद का जो 24 घंटा होगा उसके अंदर जो है न्यायालय में पेश करना अनिवार्य होगा। ये आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित आरक्षण करता है। लेकिन अगर दोस्तों ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 3 माह तक कोई ज़रूरी नहीं है आपको पुलिस कहाँ रखती है, कैसे रखती है, ठीक है। और अगर 3 माह से ज़्यादा अगर आपको रखना है तो न्यायालय से परमिशन लेनी होगी कि एक सलाहकारी बोर्ड बनेगा, उसके माध्यम से आपको ज़्यादा समय तक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए। अगला हमारा आर्टिकल है, जो आर्टिकल हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अधिकार हैं दोस्तों, ये भी दोनों दंडनीय हैं अगर इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है। आर्टिकल 23 हो 24 हो। 23 में क्या कहा गया है, मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी से निषिद्ध यानी विरोध, ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 24 में बाल श्रम से निरोध किया गया। 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को कहीं भी कंपनियों कारखानों में काम के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, राज्य जो है सामाजिक कार्यों में जो है किसी भी व्यक्ति को या 14 वर्ष तक के व्यक्ति को भी किसी कार्य में लगा सकता है। ये राज्य एक्सेप्शन है उसमें। बाद बाकी जो है कोई भी व्यक्ति कारखानों, कंपनियों या ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है बच्चों के लिए उपयुक्त ना हो वहाँ पे काम पे नहीं लगा सकता। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। आर्टिकल 25 में क्या है देखते हैं। अब हम अगला अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से लेकर 28 तक है। 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता की बात है। 26 में क्या है, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात है। 27 में क्या है, धार्मिक कार्य हेतु कर लगाने से मुक्ति की बात है। आर्टिकल 28 में क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो ये धर्म से जितनी भी धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको धर्म मानने की ना मानने की, ये आर्टिकल 25 से 28 की बात करेगी। 25 में जो है धर्म की स्वतंत्रता बात की गई। इसी में जो है धर्म को मानने और ना मानने दोनों की बात है। आप किसी धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उन दोनों की बातें। अगर संस्थाओं को जो है आपकी स्थापना करनी है वो आर्टिकल 26 में बात करेगी, ठीक है। और कोई शैक्षणिक धार्मिक संस्थाओं की बात स्थापना करनी है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 28 में है। इसके बाद देखते हैं अगला अधिकार हमारा जो है, इसमें सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। ये अल्पसंख्यक राइट से संबंधित है 29 से लेकर 30। इसमें क्या कहा, 29 में अल्पसंख्यक की जो संस्कृति की रक्षा है जो आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में क्या है, ये अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार आर्टिकल 30 में है। कोई भी जैसे मान लो अगर हम मदरसे की स्थापना होती है, मदरसे की स्थापना होती है, या आरएसएस स्कूल जो है हमारे यहाँ स्थापना उनकी होती है। आरएसएस स्कूल भी कई जगह पे चल रहे हैं, तो ये सब धर्म जो है आर्टिकल 30 के तहत ही आते हैं। तो ध्यान रखिए, धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार आर्टिकल 30 में है। अगला हमारा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, ठीक है। ये 35 कह दिया नहीं, पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो सिर्फ आर्टिकल 32 में है, ठीक है। तो 32 में क्या है, 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है ये अधिकार है, जो मूल अधिकारों के संबंधित जो है आपका कोई मूल अधिकार का हनन है तो आर्टिकल 32 के तहत आप अपने उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में बात कही गई है। और इसी अधिकार को जो है आर्टिकल 32 को ही जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को। ये बात ध्यान रखिए। और इन्होंने प्रस्तावना को जो है प्रबल दस्तावेज कहा है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने प्रस्तावना को प्रबल दस्तावेज कहा है, ये प्रस्तावना से संबंधित है। निखिल जो है आर्टिकल 32 से संबंधित है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। संविधान की जो आत्मा है
वो आर्टिकल 32 को कहा है। लेकिन इन्होंने प्रस्तावना को प्रबल दस्तावेज कहा है। लेकिन प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। तो ये बात ध्यान रखिए, प्रस्तावना को डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव जी ने संविधान की आत्मा कहा है, और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो है आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों को, अधिकार को जो संविधान की आत्मा कहा है। अब कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, ये हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित कई बार पूछा गया। आर्टिकल 33 में क्या है? संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकारों को सीमा तय करने का। कोई भी सशस्त्र बल है तो उसके मौलिक अधिकारों पर सीमा लगाई जाती है। मान लो हमारी सेना हो गई या अर्धसैनिक बल हो गए या पुलिस हो गई, उनके ऊपर क्यों जो है मौलिक अधिकारों पर सीमा लगाई जाती है? क्योंकि वो ऐसी कुछ बातें जो सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें अगर जनता के सामने ला के रख देंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो उनके मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा जो है सीमित किया जाता है। तो ये आर्टिकल 33 के तहत किया जाता है सीमित। आर्टिकल 34 में क्या है? मार्शल लॉ की स्थिति में अधिकारों का निलंबन भी हो जाता है। मान लो कहीं किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार जो है उनका निलंबन हो जाएगा। आर्टिकल 34 में कहा गया। आर्टिकल 35 में क्या है? संसद को मौलिक अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति। इसमें कानून बनाने की जितनी भी शक्ति है संसद के पास, ये ध्यान रखिए, आर्टिकल के 35 के तहत जो है संसद कानून बना सकती है, मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो ये आर्टिकल 35 में कहा, संसद जो है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कानून बना सकती है। ये बात ध्यान रखिए आप लोग, आर्टिकल जो है 35 के तहत है। अगला देखते हैं। अभी तक भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, सारे आर्टिकल आपके कंप्लीट होने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट होने वाले हैं। और दोस्तों हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला भाग हमारा, भाग 4। भाग 4 जो है हमारा ये डीपीएसपी से संबंधित है। भाग 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। ये 36 से लेके 51 तक है। 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल हैं वो हमारे डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित है। ये हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे संविधान में डीपीएसपी लिए गए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिए गए। और ये जो देखिए मौलिक अधिकार थे वो जुडिशियल थे, ये नॉन जुडिशियबल है। वो जुडिशियबल थे यानी जो है वो परिवर्तनीय थे, ये अपरिवर्तनीय है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। जो है न्यायालय इनको जबरदस्ती लागू नहीं करा सकता, न्यायालय कहे नहीं इनको लागू कराना है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की जो भावना है वो डीपीएसपी के तहत ही आती है। राज्य का कर्तव्य होगा प्रत्येक मौलिक कर्तव्य को जो है अपनी विधियां बनाते समय उसको ध्यान में रख के ही विधियां बनाए। ठीक है, तो ये डीपीएसपी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी जो हमारे आयरलैंड से लिया गया। और दोनों ही अधिकार हैं, चाहे भाग 3 हो, ठीक है, भाग 3 हो या भाग 4 हो, ठीक है, या भाग 4, ये दोनों जो है हमारे फंडामेंटल राइट हैं। वो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, इसमें डीपीएसपी है। ठीक है, वो परिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अब आर्टिकल 36 में देख लेते हैं। आर्टिकल 36 में क्या है? 36 से 51 तक सारे जो हमारे डीपीएसपी हैं। इसमें कहा गया है नीति निर्देशक तथ्यों की परिभाषा जो, ठीक है, ये बात इसमें आर्टिकल 36 में कही गई है। आर्टिकल 37 में क्या है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं, न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु राज्य शासन के लिए मूलभूत है। शासन में अपनाएगा राज्य, कोई भी विधि बनाएगा तो उसमें राज्य लागू करेगा इनको। आर्टिकल 38 में क्या है? समाज कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता सुनिश्चित करना आर्टिकल 38 में है। ठीक है, आर्टिकल 39 में क्या है? राज्य की नीतियों के सिद्धांत, धन का समान वितरण, समान वेतन, बाल श्रम का निषेध, ये आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 39 में ही जो है समान वेतन की बात करेगी। समान वेतन की अगर कहीं पे आ जाए, महिलाओं और पुरुषों के समान वेतन को लेके बात आ जाए, मेल फीमेल को समान वेतन की बात आए तो आर्टिकल 39 ध्यान रखें। 39 ए में क्या है? 39 ए को संशोधन करके जोड़ा गया। इसमें क्या है? जो निर्धनों को निःशुल्क न्यायिक सहायता जो है, निःशुल्क न्यायिक सहायता की बात 39 ए में करी है। 40 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 40 इसमें पंचायतों की स्थापना से रिलेटेड है, ये पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 40 पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, आर्टिकल 40। अब आर्टिकल 41 इसमें क्या है? ये काम पाने का अधिकार, जो काम का अधिकार है, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता का अधिकारी है आर्टिकल 41 में। आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको अच्छे से बताते हुए चलेंगे। जैसे इसमें ये 39 इंपॉर्टेंट था, 40 इंपॉर्टेंट, वैसे तो अभी सारे इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं दोस्तों। जब तक हम संसद पढ़ेंगे सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ हैं जो है जो कम पूछे जाते हैं, लेकिन संसद तक के जो है सारे आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं आर्टिकल 42 में क्या है, मानवीय कार्य स्थिति को मातृत्व लाभ वगैरह जो है इसमें जो है इसी में प्रसूति सहायता वगैरह जो है आर्टिकल 42 में है, ठीक है। अगर पूछ दे प्रसूति सहायता जो है वो किसमें है, मातृत्व लाभ, जब कोई किसी महिला गर्भवती है या उसका बच्चा छोटा है तो उसके लिए जो छुट्टी वगैरह का प्रावधान ये आर्टिकल 42 में राज्य करेगा, ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा, ठीक है। जैसे स्टेशन वगैरह में जो माताओं के लिए अपने बच्चों को जो है दुग्ध पान कराने के लिए जो कैबिन वगैरह बनाए गए वो इसी आर्टिकल के तहत एक तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मातृत्व लाभ की जो बात करी जाती है, कहीं पर भी जो स्त्रियों के लाभ की बात करी जाती है, माँ के लाभ के लिए बात करी जाती है, तो वो जो है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में क्या है, ये मजदूरी हेतु जीवन योग्य वेतन एवं सुख सुविधाएं, मतलब जो है एक उचित वेतन की जो बात है, उचित वेतन की जो बात है वो इसी में करेगी। उचित वेतन की जो है जो मिनिमम वेजेस की बात करेगी वो आर्टिकल 43 में। जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी है 15,000 से कम रुपए नहीं दे सकती, आपको पता होगा। अब दे तो कंपनियां रही हैं बैकडोर से ही, जो रजिस्टर्ड कुछ कंपनियां 15,000 से कम सैलरी नहीं किसी व्यक्ति को दे सकती हैं, तो ये बात जो है आर्टिकल 43 में कहा है। मिनिमम मजदूरी की बात इसी में करेगी है। इसके बाद आर्टिकल 43 है, इसमें क्या है, उद्योगों में मजदूरी की सहभागिता की बात करिए। आर्टिकल 44 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें समान सिविल संहिता की बात करिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी की बात जो है आर्टिकल 44 में करिए। ये जो है समान सिविल संहिता की बात करिए। सबसे पहला राज्य था गोवा, गोवा में जो है समान सिविल संहिता लागू करी और ये तुरंत ही लागू हो गई थी। जैसे जो है हमने पुर्तगालियों से गोवा को लिया था हैं, और उसके बाद ही जो वहाँ पे सिविल संहिता लागू हो गई थी। पहले से लागू थी लेकिन उन लोगों ने उसको अपना लिया अपने व्यवहार में, गोवा ने। और इसके बाद जो है हमारा उत्तराखंड जो राज्य है, यूके जो है यानी उत्तराखंड, इससे ध्यान रखिए, उत्तराखंड ने अभी इसको यूसीसी को लागू कर लिया। अभी जो है केंद्र में भी बात चल रही है समान नागरिक संहिता की बात, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, लागू भी होना चाहिए दोस्तों, कई वर्गों को इससे लाभ होगा। समान सिविल संहिता की बात जो है आर्टिकल 44 में बात करी है। आर्टिकल 45 में क्या है, बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा की बात जो है आर्टिकल इसमें करी गई है। इसके बाद जो 86वां संविधान संशोधन से जो है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, इसी आर्टिकल से प्रभावित होकर जोड़ा गया। ये डीपीएसपी से बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान जो आर्टिकल 21 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, अभी हमने पढ़ा, तो ये आर्टिकल 45 में। अगर कहीं पे मान लो आर्टिकल 21A ना दिया हो, ठीक है, और 51A भी ना दिया हो, ठीक है, वहाँ पे हमारा 45 दिया हो, जो कहा जाए कि बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान, ये मान लो क्वेश्चन दिया गया हो एक, बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन ए में दिया गया है मान लो आर्टिकल 45, ऑप्शन बी में दिया गया है आर्टिकल 44, ऑप्शन सी में दिया गया है 245, आर्टिकल डी में दिया गया है मान लो 10। तो अब ऐसे करके आप इस आर्टिकल में क्या, ये हो गया हमारा 45। तो अगर मान लो 21 देता है तो आपको 21 लगा देंगे, 45 देता है तो 45 लगा दें, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो डीपीएसपी में जो हमारे बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा की बात करी गई है वो आर्टिकल 45 में की गई। आर्टिकल 46 में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों हेतु संरक्षण की बात जो है, SC ST के संरक्षण की बात जो है आर्टिकल 46 में करी गई। आर्टिकल 47 में क्या है, पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य मादक पदार्थों हेतु निषेध वगैरह जो है आर्टिकल 47 में 47 में। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन की जो बात है आर्टिकल 45। हाँ, गौवंश संरक्षण की बात जो है, गौहत्या से प्रतिबंध की बात जो है आर्टिकल 48 करता है, ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 जो है गौवंश संरक्षण की भी बात करता है, कृषि एवं पशुपालन की भी बात करता है आर्टिकल 48। गौहत्या की बात जो निषेध इसमें किसमें, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 48 में है दोस्तों, ध्यान रखिए। आर्टिकल 48 में क्या है, पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण जो है आर्टिकल 48A में, और इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 49 में क्या है, 49 में राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों व पुरातत्व स्थलों का संरक्षण करना, आर्टिकल 49 में हमारे राष्ट्रीय स्मारक तत्वों और उसके पुरातत्विक स्थलों का संरक्षण करना, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, और कोई भी स्थल हो गया, मान लो सारनाथ हो गया, कोई भी हमारा पुरातत्व स्थल हो गया, कोई मंदिर हो गया हमारा, मान लो दक्षिण भारत के मंदिर हो गए, उनको संरक्षित करना, जैसे मान लो महादेव मंदिर हो गया, कोई भी मंदिर ऐसा हो गया, केवड़िया का मंदिर हो गया, तो इन सबका जो है संरक्षण करना, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना, तो उसका जो है आर्टिकल 49 में बात करिए। अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, जो है आर्टिकल 49 में न्यायपालिका की शक्तियां और कार्यपालिका दोनों को अलग रखना, इसको आर्टिकल 50 में कहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात दोस्तों हम आर्टिकल 51 में कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति की पीस की बात जो है आर्टिकल 51 में कर रहे हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अगला हमारा जो है भाग है
भाग 4 इसके सारे आर्टिकल देखते हैं। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में एक ही आर्टिकल है और इसको संशोधन करके जोड़ा गया 1942 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 1976 में इसके माध्यम से इसको जोड़ा गया और इसमें जो है कहा गया कि जो है व्यक्तियों के लिए जैसे अधिकार होते हैं उनके लिए मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट तो राज्य ने दे दिए, लेकिन कुछ नागरिकों के भी कर्तव्य होने चाहिए। अगर राज्य की कर्तव्य है तो नागरिकों के भी कर्तव्य होने चाहिए, जैसे झंडे का सम्मान करना, ठीक है, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना है, और स्वतंत्रता के कुछ राष्ट्रीय आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखा, राष्ट्रीयता का महत्व करना, सारी चीज़ें, मतलब स्त्रियों का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें जो है नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और इसमें कहा गया दोस्तों कि जो है प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा। दोस्तों ये निखिल न्यायालय द्वारा कोई परिवर्तनीय नहीं है, निखिल ये कर्तव्यों के तहत ये जो है व्यक्तियों का अपना कर्तव्य होगा तो उसके तहत वो लागू करा सकता है। और ये 42वां संविधान संशोधन है, इसी को इसी वजह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 42 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, आर्टिकल 14A जोड़ा गया। तो और इसके बाद कई जो संशोधन हुए, जैसे पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण से संबंधित एक प्रावधान जो है वो जोड़ा गया 48A। तो ये सारी बातें जो है हमारे 42वें संविधान संशोधन से ऐड करी गई। अब इस संविधान संशोधन को 1976 में जोड़ा गया और एक जो है हमारा जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2000 को जोड़ा गया। इसमें 6 से लेकर जो 14 वर्ष तक के बच्चे थे उनको जो है उनके माता पिता, उनके पेरेंट का ये कर्तव्य होगा जो उनको अनिवार्य शिक्षा दिलाएं, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करें। तो हमारे टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, 11 के 11 हम देख लेते हैं, 51A में दिए गए। तो पहला हमारा मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का महत्व रखें, उनका आदर करें। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा करना, ये आदि इसमें दिए गए। आह्वान किए जाने पर इसी में जो है राष्ट्र की जो है सेवा करें, ठीक है। सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना, स्त्रियों का सम्मान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है हमारा। संस्कृति व धरोहर की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, वन्य जीवों के प्रति जो है अपना दया भाव रखना, ठीक है, और पेड़ पौधे लगाना, ये सारी जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है जीवों की रक्षा करना, ठीक है। तो जितनी पृथ्वी हमारी है उतनी इसकी है, ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि जीवों की रक्षा करना, ठीक है, उन पर क्रूरता ना रखना। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मानव विकास करना, हम अपना दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक रखना, हमेशा जो है कुरीतियों के विरुद्ध ही काम, मतलब कुरीतियों के विरुद्ध कोई भी कुरीति है उसको जो है उसके विरोध में रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी रखना, अपनी जो भावना वैज्ञानिक साइंटिफिक भावना रखना हर चीज़ के प्रति, ठीक है। और इसके बाद मानववाद का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो हमारी संपत्ति है, जो सरकार की संपत्ति है यानी हमारी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो ये आर्टिकल 51 में कहा गया। दोस्तों सारी चीज़ें डीप में इसलिए पढ़ते चल रहे क्योंकि यहाँ पे डीप की जरूरत है, जहाँ पे डीप की जरूरत नहीं होगी वहाँ पे वैसे पढ़ लेंगे। ये जो 86वें संविधान संशोधन के तहत हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये 6 से लेकर 14 वर्ष तक की शिक्षा उनके जो है पेरेंट का कर्तव्य हो गया। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी जिसके तहत हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो थी उसमें जो है 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, ये दोस्तों जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने बात करी थी। और 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अब भाग 5 देख लेते हैं। भाग 5 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे भागों में अगर देखा जाए जो संघ भाग है हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसी में संसद आ जाती है, इसी में कार्यपालिका आ जाती है, इसी में विधायिका आ जाती है, इसी में न्यायपालिका आ जाती, हमारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसी में आ जाता। ये 52 से लेके 151 तक है। अगर 52 से लेके कोई 151 तक पूछे तो समझ लीजिए कि ये संघ से रिलेटेड बात कर रहा है, या तो संसद से रिलेटेड होगी, या राष्ट्रपति से रिलेटेड होगी मानी कार्यपालिका, या दोस्तों हमारी लोकसभा राज्यसभा रिलेटेड होगी, या हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगी, ये सारी बातें हैं। अब इसमें कुछ अध्याय हैं, जो अध्याय 1 है इसमें कार्यपालिका की बात करेगी, ये अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक ये कार्यपालिका, इसमें मेनली राष्ट्रपति की ज़्यादा जो है बात करी गई है। राष्ट्रपति की जो है 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सारे रट लीजिए जितने अनुच्छेद बता रहे हैं,
ये जो 53 में है, ये 52 से 78 तक सारे रट लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। 53 में क्या कहा गया, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। 54 में क्या कहा, राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचक मंडल की बात 54 में करी गई। जो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी लोकसभा, राज्यसभा, इनके सदस्य शामिल होते हैं, इसके बाद कुछ विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे विधानमंडल के सदस्य शामिल होते हैं, उसमें विधानसभाएं होती हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी की भी विधानसभा होती है, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं होते निर्वाचक मंडल में। ये आर्टिकल 54 में कहा गया राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होगा इसी के द्वारा होगा। चुनाव की जो प्रक्रिया होगी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है, ये आर्टिकल 55 के तहत तय की जाएगी। आर्टिकल 56 में इसमें टर्म की बात करेगी, कार्यकाल की, जो 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर राष्ट्रपति किसी वजह से जो अपना इस्तीफा दे देता है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसके पद पर वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति जो है, बन जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद 6 महीने के अंतर्गत हमें चुनाव कराना हो, 6 मंथ के अंतर्गत जो हमें चुनाव कराना हो, उसके बाद जो है दूसरा राष्ट्रपति आएगा, ये अनिवार्य है। तो आर्टिकल 56 के तहत उसके टर्म की बात करी गई। आर्टिकल 57 में क्या कहा गया, जो पुनः निर्वाचन की बात, वही जो है 6 महीने के अंतर्गत हमें जो है निर्वाचन कराना होगा, राष्ट्रपति का जो है चुनाव कराना होगा। इसके बाद आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसे, ठीक है, नागरिकता हो भारत की। इसके बाद 35 वर्ष आयु हो, ये दोस्तों जन्म से भी हो सकती नागरिकता, ये बात ध्यान रखिए। या दोस्तों जो है हमने ली है, मान लो हमने कई तरीके से हमें नागरिकता मिलती है, अगर विदेशी भी है कोई, तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो अगर उसके पास नागरिकता है, वो नागरिक बन जाए। जैसे अमेरिका में एक प्रावधान है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। जैसे अभी एक बात चर्चा में है, जो एलॉन मस्क हैं, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो उनकी कुछ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनसे जो है बहस वगैरह हुई किसी बात को लेके, तो वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन वो जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकते। वो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो उनकी पार्टी कभी सत्ता में आती है, तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, मतलब वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन हाँ वो किसी व्यक्ति को बना सकते हैं। अगर भारत का कोई व्यक्ति नागरिक है, वो भले ही बाहर का हो, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, 35 वर्ष की आयु हो, पागलवादी वालिया ना हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति की योग्यता की बात करेगी, पद की योग्यता क्या होगी। आर्टिकल 59 में क्या है, इसमें शर्तों की बात करेगी, किसी अन्य लाभकारी पद पर नहीं लागू होगी, ठीक है। ये शर्तों की बात करेगी। इस आर्टिकल 60 में हमारे राष्ट्रपति की शपथ की बात करेगी। दोस्तों 3 शपथ जो हैं, चाहे राष्ट्रपति की शपथ हो, उपराष्ट्रपति की शपथ हो, इनकी सबकी जो शपथ अलग अलग आर्टिकल में दे दी गई है। राज्यपाल की शपथ, ठीक है, जैसे राज्यपाल की शपथ 159 में दी गई, जो राज्यपाल की शपथ है ये 59 में, आगे हम लोग देखने वाले भी हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट की भी शपथ देखेंगे। तो आर्टिकल 60 में स्पेशली जो है राष्ट्रपति की शपथ की बात करी गई है। बाकी सभी की शपथ का जो प्रावधान है वो अनुसूचियों में किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 61 में क्या है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग लिया कहाँ से गया दोस्तों, ये हमने यूएसए से लिया, अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली है। आर्टिकल 66 में क्या है, ये चुनाव संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 66 में चुनाव संबंधी सारे प्रावधान जो है आर्टिकल 66 में है। इसके बाद आर्टिकल 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। सारी चीजें पढ़ते हुए चले, एक बार में नहीं याद होती, 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 64 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। दोस्तों इसमें कहा गया राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, पदेन सभापति होगा, तो ये आर्टिकल 64 में कहा गया। आर्टिकल 65 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति की अनुमति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। अनुपस्थिति में दोस्तों, अनुपस्थित, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो या किसी वजह से वो पद का त्याग कर देता है, तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। जैसे हमारे मान लो एक राष्ट्रपति थे, उनकी किसी वजह से डेथ हो गई, तो उसके बाद जो है दूसरे उपराष्ट्रपति ने उनका पद संभाल लिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, आर्टिकल 65 में कही गई। आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करिए। हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों विधानसभाओं के सदस्य नहीं शामिल होते, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के भी सदस्य शामिल होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा को मिलाकर भी, ठीक है। लेकिन जो इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वहाँ जो है वो शामिल नहीं होते। लेकिन जो है लोकसभा के इसमें क्या, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो 12 होते हैं वो भी शामिल होते हैं इसके चुनाव में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। लोकसभा के दोस्त, राज्यसभा के दोस्तों, लोकसभा के नहीं। आर्टिकल 67 में क्या है, इसमें कार्यकाल की बात करेगी। आर्टिकल 68 में इसमें रिक्तियों में चुनाव की बात करेगी। उपराष्ट्रपति की शपथ, जैसे अभी हमारे जो है राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, जो हमारे जगदीप धनखड़ जी राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके चुनाव की बात जो है, अभी चुनाव उनका होने वाला है, शायद 15 सितंबर को डेट रखी गई, 15 सितंबर को उनका चुनाव होगा,
कैंडिडेट वगैरह भी घोषित हो चुके हैं। तो इस चुनाव की बात जो है 68वीं की गई है। उस उपराष्ट्रपति की शपथ जो ये हमने बता रहे थे, उपराष्ट्रपति की शपथ जो है आर्टिकल 69 में है, ठीक है। और जो राज्यपाल की है वो आर्टिकल 159 में है, तो ध्यान रखिए। आर्टिकल 70 में क्या है, संसद राष्ट्रपति संबंधी अतिरिक्त जो प्रावधान है इसमें करती है, आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 71 में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही इसको हल करेगा। तो ये आर्टिकल 71 में काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अगर किसी वजह से चुनाव में विवाद हो जाता है तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में ही इसको सुलझाया जाएगा। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति की दया याचिका, जो राष्ट्रपति का जो है क्षमादान है इसी में दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ये इसी में दिया गया है। इसमें क्षमा दंड एवं का जो है जितनी भी चीज़ें हैं, राष्ट्रपति किसी की सज़ा को कम कर सकता है, उसके मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये आर्टिकल 72 में सारी बातें कही गई। इसके बाद आर्टिकल 73 में क्या है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, जो दोस्तों जितनी भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ आर्टिकल 73 में। आर्टिकल 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से परामर्श देगी, ठीक है, ये बात आर्टिकल 74 में, ठीक है। और आर्टिकल 75 में क्या है, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित। आर्टिकल 75 जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 74 भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। आर्टिकल 75 हमारा मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं शपथ से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखिए। आर्टिकल 76 में हमारा महान्यायवादी है, जो अटॉर्नी जनरल है, आर्टिकल 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये आर्टिकल 76 में है दोस्तों। आर्टिकल 77 में क्या है, कार्यपालिका के कार्य किस प्रकार किए जाएंगे, आर्टिकल 77 में। आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट बताते जाएं, वो स्टार लगाते जाएं, वो आप लोग याद कर लेने हैं साथ में। आर्टिकल 77 में क्या है, कार्यपालिका के किस प्रकार कार्य किए जाएंगे, 77 है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री की कर्तव्यों की बात आर्टिकल 78 में कही गई, ये कई बार पूछा गया। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के सारे कर्तव्यों की बात आर्टिकल 78 में करी गई है। अब देखते हैं दोस्तों संसद, जो हमारा अध्याय 2 है, इसमें संसद की बात करी है। अध्याय 2 जो है हमारा इसी भाग 5 का जो संघ भाग है, उसका अध्याय जो 2 है, एक हमने देख लिया, इसके बाद हम 2 देखते हैं। 2 में क्या है, इसमें संसद की बात करी गई, जो लेजिस्लेचर है उसकी बात करी गई, इसमें लोकसभा राज्यसभा सारी बातें इसी में करी गई। अब देखते हैं जो संसद हमारी होगी, ये आर्टिकल 79 में, इसमें कहा गया है जो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मिलाकर जो है संसद बनेगी, इन तीनों को मिलाकर संसद बनेगी, ये आर्टिकल 79 में कहा गया। स्पेशली जो है राज्यसभा की संरचना की बात जो है ये आर्टिकल 80 में करी है, ठीक है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात करी है, ठीक है, लोकसभा की बात करेगी। और इसका जो लोकसभा जो है इसका प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है। प्रत्येक कैंडिडेट जो एमपी का चुनाव होता है, वो एमपी के जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कहें सांसद होते हैं जो लोकसभा के, उनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जो है क्षेत्र में एक सीटें बटी होती हैं, तो उनके द्वारा लोकसभा के सदस्य बनते हैं, ठीक है। ये लोकसभा की संरचना की बात आर्टिकल 81 में की गई। आर्टिकल 82 में क्या है, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग की बात जो है, जब कोई भी जनगणना होती है उसके बाद जो परिसीमन आयोग की कितने क्षेत्र के लिए कौन सी सीट होगी, कितने लाख पर कौन सी सीट होगी, जैसे 10 लाख का एवरेज है अभी इस समय, तो उतने 10 लाख की आबादी पे, और इस समय तो है जो 1971 वाली जनगणना को जो है फॉलो किया जा रहा है, और ये 2026 तक लागू किया जाएगा। 2026 तक के चुनाव के लिए 2026 के तक के जो है लिए 1971 की जनगणना को लागू कर दिया गया है। तो 82 में जनगणना के बाद जो परिसीमन आयोग की बात मेनली ध्यान रखिए, आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 83 में क्या है, राज्यसभा स्थायी होगी, लोकसभा जो है 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होगा। जो राज्यसभा के सदस्य होंगे जो उनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, ध्यान रखिए ये बात। आर्टिकल 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता सारी इसमें दी गई आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 85 में का संसद का शस्त्र स्थगन और भंग, आर्टिकल 85 में संसद का शस्त्र का स्थगन कैसे होगा, भंग कैसे होगी, ये सारी बातें जो है आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का संदेश भाषण, इसमें आर्टिकल जो है 86 में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो आर्टिकल 46 में बात करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात आर्टिकल 46 में करेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। आर्टिकल 87 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जो है आर्टिकल 87 में है। आर्टिकल 88 में क्या है, मंत्री अटॉर्नी जनरल संसद में भाग ले सकते हैं। कोई भी मंत्री, जैसे मान लो वो संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी वो उसमें भाग ले सकता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल विभाग। आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति उपसभापति, आर्टिकल 89 में उपसभापति और सभापति की बात जो है ये आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 90 में क्या है, उपसभापति का पद रिक्त होने पर व्यवस्था जो ये आर्टिकल 90 में है। आर्टिकल 91 में क्या है, राज्यसभा के कार्य हेतु कोरम जो 110 जो है, इसमें कोरम की बात जो है
1/10 जो है कोरम, जो कोई भी मान लो राज्यसभा हो लोकसभा हो, उसका जो संचालन होगा जब तक 1/10 जो है लोग नहीं होंगे वहाँ पर, जो है उसका जो है कोरम पूरा नहीं होगा, जिसको गढ़ पूर्ति बोल देते हैं, गढ़ पूर्ति। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो दोस्तों जो है उसकी कार्रवाई चालू नहीं करी जाएगी। ये राज्यसभा के लिए 91 में कहा गया। 92 से 98 तक जो है संसद के अधिकारियों व सचिवालय की बात करी है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखिए। निकल आर्टिकल जो है 99 में क्या है, संसद के सदस्यों की शपथ की बात करी है। मानी लोकसभा के सदस्य हो गए या राज्यसभा के सदस्य हो गए, इन सबके सदस्यों की बात जो है आर्टिकल 99 में शपथ की बात करी गई। आर्टिकल 100 में मतदान व कोरम की बात है। आर्टिकल 110 में दोनों सदनों की सदस्यता नहीं है, दोनों सदनों की सदस्यता नहीं है, तो ये आर्टिकल 101 में। आर्टिकल 102 में सदस्यों का आयोग होना, ये आर्टिकल 101 में कहा गया। आर्टिकल 102 में सदस्यता का आयोगता होना, आयोग होना मतलब 102 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जिसको इंपॉर्टेंट लगाते चलें उसको आप ध्यान रखिए। 104 में क्या कहा, आयोग्यता के बावजूद सदस्यता ग्रहण करने पर दंड। अगर आप अयोग्य हैं तो उसमें दंड की बात जो है इसी में 104 में करेगी। हाँ, 105 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतने आर्टिकल अभी हमने जो ऊपर वाले पढ़े, इसमें 105 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है, 105 के तहत जो है जो हमारे 105 में जो है जो संसद के जितने भी सदस्य होंगे उनको एक्सेप्शन है, उसमें कुछ विशेषाधिकार हैं, उनको सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। वो संसद के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, चाहे कोई समितियों का सदस्य हो या संसद का सदस्य हो, तो उसको इस बात की जो है विशेषाधिकार दिया गया है, उसके अधिकार हमसे ज़्यादा हैं, ये 105 में कहा गया। और जो 194 अनुच्छेद है, इसमें विधानमंडल के जो सदस्य होंगे, ठीक है, विधानमंडल के सदस्य, उनकी बात करी गई है, एक्सेप्शन की बात। 361 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करी गई, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है इसमें जो है 361 में इसकी बात करी गई, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। 106 में वेतन भत्ते की बात करी गई। दोस्तों ये हमने पीडीएफ इसलिए बना ली है, यानी कहें हमने जो पीपीटी बना ली है इसलिए बना ली कि आपको जो है ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो, जल्दी से जल्दी जो है 395 के 95 आर्टिकल आपके रिवाइज हो जाएं। बाकी आप ये मत सोचिए एक एक आर्टिकल हम आपको लिखवा के भी करा सकते थे, उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता। तो 106 में वेतन भत्तों की बात करी गई, जितने भी संसद के सदस्य वगैरह होंगे उनके वेतन भत्ते की बात करी गई। 107 में जो है इसमें विधेयक की बात करी गई, 107 में विधेयक, इसका संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 108 में जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। 108 अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान। 109 से 111 तक जो है धन विधेयक और राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात 109 में, 109 से 11 तक बात करी गई। 110 में भी धनी विधेयक से संबंधित है, 111 है और 109 भी है। 112 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 112 में जो वार्षिक वित्तीय बजट होगा, ठीक है, तो ये बजट की बात जो है वार्षिक बजट की बात करी गई 112 में कार्य करी गई है, ठीक है, ध्यान रखिए। और बजट इसमें लिख दिया गया है, लेकिन इसमें बजट नहीं है दोस्तों, इसमें हमारे वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करी है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय जो विवरण है इसकी बात जो हमारे आर्टिकल 112 में करी है। 113 से 117 अनुदान एवं विनियोग व वित्त विधेयक से संबंधित बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते चलिए। अब अगला हमारा भाग है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका में जो आर्टिकल 124 से 147 तक है, ध्यान रखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 124 से 147 तक है, ध्यान रखिए। सर्वोच्च न्यायालय किसमें, आर्टिकल 124 में, इसकी स्थापना वगैरह 124 में। 125 में न्यायाधीशों के वेतन वगैरह हैं। 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात है 126 में। 127 में एडहॉक न्यायाधीश, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तदर्थ न्यायाधीशों की बात किसमें करेगी, आर्टिकल 127 में बात करेगी। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, जब कोई भी व्यक्ति जो है उसका कार्यकाल पूरा हो गया 128 के तहत, उसको जो है कभी मान लो काम को लेके कुछ दिक्कत आती है, लोगों की कमी पड़ती है, तो उसको नियुक्त किया जा सकता है 128 के तहत। 129 में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की प्रतिष्ठा से संबंधित बातें करी गई। 130 में अदालत की बैठने की जगह की बात करी गई, ये सारी बातें इसमें करी गई। अपील का जो अधिकार है ये 132 से 134 में है, ठीक है। ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए। आगे आप लोग एक बार इनको देखते हुए चलिए। अब अगला भाग देख लेते हैं। अगला हमारा जो है अगला भाग है, इसमें लेखा एवं परीक्षक, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी बात, जो कैग की बात है 148 से लेकर 151 तक करेगी। 148 से लेकर 151 तक कैग की बात करेगी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करेगी, ठीक है। ये नियुक्ति की जो ये प्रेसिडेंट के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है।
तो इसकी नियुक्ति से सारे प्रावधान जो है 148 में करेंगे। 149 में कैग के कर्तव्य जो है हमारे नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के कर्तव्य क्या होंगे, 149 में कहा गया। और 151 में जो है, हाँ, लेखा प्रणाली की बात 150 में करी गई है। और 151 में कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जो अपनी प्रतिवर्ष जो है रिपोर्ट बनाता है वो जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यही राज्यों को भी रिपोर्ट बनाएगा और सेंटर की, केंद्र की भी रिपोर्ट, दोनों यही बनाता है। तो ध्यान रखिए, ये मतलब बनाता क्या, इसका परीक्षण करता है, बनाने का कार्य तो अभी नहीं है इसका, लेकिन ये परीक्षण करता है कैग। 151 में कहा गया ये राष्ट्रपति के समक्ष ये प्रस्तुत करेगा। अब आइए हमारा अगला भाग हो गया भाग 6। अभी दोस्तों भाग 6 पे पहुंचे हैं। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल थे वो निपट चुके हैं। अब कुछ आर्टिकल देखते हुए चलेंगे और जल्दी से इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो भाग 6 है उसमें दोस्तों राज्यों से संबंधित सारे आर्टिकल हैं और ये 152 से लेकर 237 तक है। भाग जो 6 है हमारा 152 से 237 तक दिया गया है। 152 से लेकर 237 तक इसमें राज्यों की कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, और जो विधानमंडल होगा उसमें राज्यपाल और हमारी विधानसभा और विधान परिषद तीनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अध्याय 1 इसका जो राज्य से संबंधित है 152 से 158 तक सामान्य कुछ बातें कही। 151 में क्या कहा गया, इस भाग में राज्य की परिभाषा, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अभी तो दोस्तों 370 जब से खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है, तो उससे तो उसको भी इसमें डिफाइन कर दिया गया। 153 में क्या कहा गया, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। 153 में राज्यपाल की बात करी गई, राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसकी बात करी गई। ठीक है। आर्टिकल 154 में क्या कहा गया, कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ध्यान रखिए। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बात जो है 155 में। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, ये जो है 155 में कहा गया। 151 में क्या कहा, राज्यपाल का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ये 156 में कहा गया है। ठीक है। इसका कोई कार्यकाल का कोई जो टर्म का वो नहीं होता है, जो ध्यान रखिए। 157 में क्या है, राज्यपाल की योग्यता क्या होगी, ये बातें कही गई हैं। ठीक है। 158 में इसकी शर्तें या कोई अन्य लाभकारी पद पर नहीं है तो उसकी बात करेगा। अब राज्यों की जो है अध्याय 2 देख लेते हैं। इसमें कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका की बात है दोस्तों, अध्याय 2 राज्यों से संबंधित। ये 159 से 167 तक है। 159 में राज्यपाल की शपथ है, अभी हमने देखा। 159 में राज्यपाल की शपथ है। 160 में दोस्तों राष्ट्रपति राज्यपाल हेतु जो प्रावधान कर सकता है, कुछ भी प्रावधान जो है राष्ट्रपति राज्यपाल हेतु करेगा। ठीक है। 161 में इसकी दया याचिका है, उसकी जो है 72 में थी प्रेसिडेंट की, इसकी 161 में। सिर्फ मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, बाकी सारी चीज़ें ये कर सकता है। सेना के जो है चीज़ें नहीं कर सकता है और बाकी सारी चीज़ें ये कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये जो है सज़ा को कम भी कर सकता है और सज़ा को रोक भी सकता है और सज़ा को माफ़ भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। 162 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका की सीमा क्या होगी। 163 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को परामर्श देंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल को परामर्श देंगे, 163 में। 164 में क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्तियां जो है 163 में। 165 में क्या बात करेगी, राज्यपाल और राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो है 165 में होगा। एडवोकेट जनरल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट जनरल जो है 165 में होगा, ये बात ध्यान रखिए इससे। 166 में क्या है, कार्यपालिका के कार्यों की प्रक्रिया 166 में। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात 167 में करिए। अब अध्याय 3 देख लेते हैं राज्य के संबंध में। राज्य का विधानमंडल 168 से लेकर 122, इसमें जो है विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगा। ठीक है, दोनों की बात। अभी हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक ट्रिक आती है, तू भी मजा कर, तो तू से तेलंगाना हो गया, ठीक है, और भी तू यू से उत्तराखंड हो गया, इससे तेलंगाना हो गया, इससे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। बी से बिहार हो गया, एम से महाराष्ट्र हो गया, और के से कर्नाटक हो गया। ठीक है, कितने हो गए 6 में, 1 2 3 4 5 6, और मजा कर, और ए से दोस्तों ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये 6 के 6 हो गए हमारे, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तू भी मजा कर से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 के 6 राज्य, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे राज्य 6 के 6 राज्य आप लोग याद रखिए। 168 में राज्यों का जो है
168 में राज्यों का विधानमंडल होगा। एक सदन या दो सदनीय दोनों हो सकता है, ठीक है। कुछ राज्यों में दो सदनीय, कुछ राज्यों में एक सदनीय। इसके बाद 169 में विधान परिषद का सृजन एवं समापन की बात करी गई है। 169 है जिसमें विधान परिषद के समापन और सृजन की बात करी गई। 170 में विधानसभा की संरचना की बात करी गई, ठीक है। 171 में विधान परिषद की संरचना की बात करी गई, ठीक है। 172 में दोस्तों ये विधानसभा का कार्यकाल। अभी अगर विधान परिषद को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो अभी सिर्फ इसका इतना आर्टिकल ध्यान रखिए कि विधानसभा की संरचना 171 में, उसके सृजन और समापन की बात जो है 169 में। 173 में जो है सदस्यों की योग्यता की बात करेगी। 174 में स्थगन और विघटन की बात करेगी। और 175 में दोस्तों राज्यपाल का संदेश एवं भाषण की बात करेगी, ठीक है। 176 में विशेष संबोधन की बात करेगी और राज्यपाल के विशेष संबोधन की बात करेगी। इसमें भाषण है, इसमें संबोधन है। राज्यपाल जो विधानसभा चालू होने से पहले जो अभिभाषण करते हैं तो वो इसमें दिया गया है। 177 में मंत्री महाधिवक्ता समान भाग ले सकते, समान रूप से दोनों भाग ले सकते हैं, 177 में बात करिए। और 178 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिवालय आदि जो 178 से 187 तक दिए गए। 188 में सदस्यों की शपथ, जो विधानसभा के सदस्य जो हैं वो शपथ लेंगे, ये 188 में बात करिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर राज्यों के विवरण की बात करें, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें, अनुदान की बात करें, विनियोग विधेयक की बात करें तो 202 से लेकर 207 तक ये सारी बातें हैं। 202 में जो है इनका वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो बजट की बात है 202 में है, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। अगला देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा भाग है भाग 4 जो है ये राज्यों के संबंध में राज्य की न्यायपालिका। ये 214 से लेकर 213 तक ध्यान रखिए। 214 में उच्च न्यायालय की बात करिए और 216 में दोस्तों इसमें न्यायाधीशों की संख्या की बात करिए, किस राज्य में कितने न्यायाधीश हैं। सबसे ज़्यादा इस समय जो है उत्तर प्रदेश में ही न्यायाधीश हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहें या प्रयागराज कहें दोस्तों, तो इसमें जो है प्रयागराज, जो प्रयागराज हाई कोर्ट है इसमें सबसे अधिक जो है हमारे न्यायाधीश हैं पूरे भारत में। 217 में जो है उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो ये 217 में। 218 में इसकी अन्य सेवा शर्तें हैं। शपथ जो है 219 में है, न्यायाधीशों की शपथ जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ 219 में। 221 में वेतन भत्ते हैं, तो ये ध्यान रखिए। हाँ, इसमें कार्यवाहक न्यायाधीश 223 में कार्यवाहक न्यायाधीश हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। 223 में कार्यवाहक न्यायाधीश हैं, ये बात ध्यान रखिए। 224 में अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की जो है ये 224 में, और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 224A में। तो ये जो है हाईकोर्ट से संबंधित प्रावधान है, इनको ध्यान रखिए। अब राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय होगा भाग 5 जो है ये 233 से लेकर 237 तक होगा। 233 से लेकर 237 तक जो है जो हमारे जिला न्यायालय वगैरह हैं अधीनस्थ न्यायालय उनकी बात करेगा। अब भाग 7 देख लेते हैं। भाग 7 जो है हमारा इसको निरस्त कर दिया गया, ये खत्म कर दिया। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 से इसको खत्म कर दिया गया। इसमें जो है काखा गा वाले जो राज्य थे इसमें एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238, इसको हटा दिया गया। तो इसमें जो है हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, इस तरह के राज्य थे, इनको खत्म कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956। तो ये भाग 7 भी ध्यान रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अब भाग 8 देख लेते हैं, ये केंद्र से संबंधित है। इसमें कुछ प्रावधान है जो आप लोग ध्यान रखिए, 239 से लेकर 242 तक हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा। तो प्रत्येक जो है केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। और कुछ जो है राज्यों में मंत्री मुख्यमंत्री भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, तो उनके माध्यम से जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, तो इनमें जो है किया जा रहा। अब दोस्तों एक दिल्ली से संबंधित एक प्रावधान है 239AA। 239 में क्या है कुछ विशेष केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, इससे संबंधित विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की स्थापना 239A में है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात करता है, NCT की बात करता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करता है, दोस्तों 239AA में है, ठीक है। और ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से जोड़ा गया। 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से जोड़ा गया, ध्यान रखिए। तो ये सारे आर्टिकल हैं। और आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे करेंगे तो अभी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं। पंचायतों से संबंधित प्रावधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। जो भाग 9 में हमारी पंचायतें, और इनको 74वां संविधान संशोधन से ऐड किया गया 1992 में, ठीक है। नरसिम्हा सरकार थी, हमारे नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे,
पीवी नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। तो उनके समय जो है ये संविधान संशोधन हुआ, उससे जो है पंचायतें हट की गई, और पंचायतें जो है 243 से लेकर 243 ओ तक हैं, ठीक है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया, पीवी नरसिम्हा जी थे, उनके कार्यकाल में ये ऐड किया गया। पहले कई बार जो है हमारे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा जी इसका प्रावधान किया गया, लेकिन जो है संशोधन नहीं हो पाया, कई जो है विधेयक आए, लेकिन फाइनली जो है हमारे पीवी नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने और उनके द्वारा जो है इसको पंचायतों का प्रावधान किया गया। लेकिन मेन रूप से पंचायतें जो है हमारे आर्टिकल 40 में थी, ठीक है। जो हमारे डीपीएसपी हैं इसमें जो ग्राम सभा का बात करी गई थी, जो वो आर्टिकल 40 में बात करी गई थी, उसी के तर्ज पे जो है, और ये गांधी जी की अवधारणा थी, पंचायतों का शासन की बात गांधी जी की अवधारणा थी। पंचायती राज प्रणाली जो है इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब 243 में पंचायतों की परिभाषा है, 243 में ग्राम सभा की शक्तियाँ हैं, 243 बी में पंचायतों का गठन है, ग्राम मध्य जिला स्तरीय 3 स्तरों पर होती हैं पंचायतें, तो उनके गठन की बात करेगी। 243 सी में संरचना की बात करेगी। डी में 243 डी, ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, 243 डी, इसमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात महिलाओं के आरक्षण की बात करेगी। जो 33% या 30% जो आरक्षण होगा ये 243 डी के तय हुआ। कार्यकाल की बात 243 ई में ये पूछा गया है, 243 डी में कार्यकाल की बात करेगी, ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, राज्य वित्त आयोग जो है 243 आई में बात करेगी, राज्य वित्त आयोग की बात 243 आई में करेगी, ध्यान रखिए। चुनाव प्रक्रिया 243 ए में बात करेगी। तो ये सारे बात, निर्वाचन की बात 243 के में करेगी, ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं 9 खा या 9 ए, जो 9 ए है इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, ये 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है किए गए हैं। ये भी 74वें संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ही जोड़े गए, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र थे उनको जो है दिया गया। अनुच्छेद 243 पी में परिभाषा दी गई। 243 ओ में जो नगर पालिकाओं के गठन की बात करेगी, नगर परिषद होगी, नगर पालिका होगी, नगर निगम होगा, 3 स्तर पर ये भी होगा, 3 स्तर पर पंचायतें भी होती हैं। अब इसकी संरचना की बात 243 आर में बात करेगी, जो नगर पालिकाओं की संरचना की बात जो 243 आर में। राज्य वित्त आयोग की बात इसमें जो नगर पालिकाओं में करेगी 243 बाई में करेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग समझते रहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, देख लिए हमने। इसके बाद जो सहकारी समितियां हैं इनसे संबंधित 243 जेड जी से लेके 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक, इसमें जो है हमारी सहकारी समितियों, और इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में ऐड किया गया। 97वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2011 में ऐड की गई, ध्यान रखिए ये बात दोस्तों, ठीक है। सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक व स्वतंत्र संचालन के लिए 97वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। इसकी परिभाषा किसमें दी गई 243 जेड एच। दोस्तों ये हिंदी में ना याद करके अंग्रेजी में ही याद करिए, जो इनका नंबर है आर्टिकल का, क्योंकि हिंदी में हमने कई बार जो दोस्तों याद कराने की बच्चों की भी कोशिश की, हमने खुद किया तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आप लोग अंग्रेजी में दोस्तों याद करेंगे इसको अल्फ़ाबेट के थ्रू, तो आपको आसान रहेगा, ठीक है। और इसमें सहकारी समितियों के गठन की बात 243 जेड आई में करेगी। तो सारे प्रावधान हैं इसमें समितियों से संबंधित, आप लोग एक बार देख लीजिए। आगे देखते हैं हमारा भाग 10। भाग 10 में जो अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान है 243 से लेकर 244 तक है, ये ध्यान रखिए। 244 एक जो है 244 एक से लेकर 244 ए, 2 आर्टिकल हैं इसमें। तो जो 244 एक है इसमें 5वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन की बात करी है। 244 2 में जो है 6ठी अनुसूची के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रावधान जो है 244 2 में किया गया। जैसे इसको शॉर्टकट के याद रखेंगे, अत्री मेमी। अत्री मेमी एक शब्द आप लोग याद रखिए। अत्री से असम हो गया, त्री से आ से असम हो गया, त्री से त्रिपुरा हो गया, मे से मेघालय होगा और मी से मिजोरम हो गया। तो जो 6ठी अनुसूची की बात जो है 244 2 में करी गई, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जो। तो ये आर्टिकल याद रखिए। अब हम भाग 11 देख लेते हैं अपना। भाग 11 में क्या, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की जो बात है वो इसमें करेगी। 245 से लेकर 263 तक की इसकी बात करेगी। 245 से लेकर 263 तक की बात जो है इसमें करेगी। तो ध्यान रखिए इसमें विधायी संबंध की बात करिए और प्रशासनिक संबंध की बात करिए। विधायी संबंध में क्या कहा गया है 245 में कहा गया है संसद राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियां बना सकती है। 246 में विषय सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां जो हमारी होती हैं। एक होती है राज्य सूची है, इसके बाद होती है संघ सूची, इसके बाद समवर्ती सूची।
इन तीनों सूचियों पे विषय बनाने से संबंधित जो प्रावधान 246 के तहत किया गया। एक आर्टिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है 5 स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये 246 ए है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर से विशेष प्रावधान जो किया गया, ये 101वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा ऐड किया गया, जिसे जीएसटी बोल देते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएसटी, तो इसमें ऐड किया गया, ध्यान रखिए। और अगर इन पे कोई प्रावधान अगर बनाया जाता है 247 254 के बीच कहा गया है कि टकराव होता है तो संसद जो है सर्वमान्य होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कार्यपालिका संबंध देख लेते हैं। इसमें कहा गया 256 से 261 तक संघ और राज्यों के बीच कार्यपालिका संबंध की बात करी गई है। 262 में क्या कहा गया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जितने आपको इंपॉर्टेंट देखिए, देखना हमें सब कुछ है, क्योंकि हमारी नज़र से निकल जाएगा एक बार तो जो है हम अटेम्प्ट करने की हिम्मत कर पाएंगे। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद की बात करी गई। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद की बात की गई। 263 में है जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात करी गई। अब भाग 12 में देखते हैं, इसमें वित्त, संपत्ति, संविधाएं, बाद, ये 264 से लेकर 300 तक करी गई। अब जो वित्त की बात करी गई है वो दोस्तों जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल है, इसमें सिर्फ एक वित्त आयोग ध्यान रखिए, जो 280 में वित्त आयोग है। वित्त आयोग की बात करी गई है जो है, ये संवैधानिक आयोग है, ये वित्त आयोग जो है हमारा 280 में है। अभी हमारे जो है नवीनतम 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पानगड़िया जी हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिए अरविंद पानगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एक आर्टिकल इसमें ध्यान रखिए 300 ए में कहा गया संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बना के डाला गया है, और इसी वजह से ये भाग 12 में देखिए आप लोग 300 ए में भाग 12 देख रहे हैं आप, ये भाग 12, तो 300 ए संपत्ति का अधिकार अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक। अब भाग 13 देखते हैं। भाग 13 में क्या है, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य 301 से लेकर 307 तक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अंतर्राज्यीय व्यापार की बात किसमें, 307 आर्टिकल में, ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, अब राजभाषा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया। जितनी राजभाषा नीतियाँ परिभाषित की करी गई हैं ये भाग 17 में। अगर पूछ दे राजभाषा किस भाग में, तो भाग 17 में राजभाषा है, इससे संबंधित प्रावधान भाग 17 में। 343 में संघ की राजभाषा की बात करी गई, ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में जो संघ की राजभाषा होगी। 344 में हमारी राष्ट्रीय कोई भाषा नहीं, राजभाषा की बात करी गई है 343 में, ठीक है। और 344 में है जो राजभाषा आयोग एवं संसदीय समितियों की बात करी। 344 में राज्यों की राजभाषा की बात करी गई, ठीक है, तो ये सब बातें राजभाषा से संबंधित है। अगर सुप्रीम कोर्ट की राजभाषा बात करी जाए, लैंग्वेज की बात करी, तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों की बात करी जाए तो इसके विधायी कार्यों के लिए अंग्रेजी या कोई भाषा से संबंधित जो बात करेगी 348 में करेगी। पहले दोस्तों ये कहा गया था कि 10 वर्ष के लिए सारे प्रशासन में जो अंग्रेजी भाषा को यूज किया जाएगा, उसके बाद जो है हम धीरे धीरे करके हिंदी और अपनी अन्य जो है भाषाओं को अपना लेंगे, लेकिन अभी तक जो है ये हमारी विडंबना है एक तरीके से। अभी भी ये देखा जाए कई स्तरों पर अंग्रेजी को जो है प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिए। और हिंदी के विकास से संबंधित अगर कोई बात करी है तो 351 में करी है, हिंदी का विकास से संबंधित कोई बात करी है तो 351 में। अब भाग 18 देख लेते हैं, इसमें आपातकालीन उपबंध है 352 से लेकर 360 तक, इसमें आपातकालीन उपबंध है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है दोस्तों, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करिए। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह आधार पर, 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। युद्ध जैसी स्थिति हो, बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो आपातकाल लगाया जा सकता है। ये किसी एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है और हमारे पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो पूरे भारत के क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है, ठीक है, चाहे एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है, ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रीय आपातकाल की बात 352 में करेगी। अभी तक जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। कब कब लगा, 1962 में लगा जो भारत और पाक का युद्ध हुआ, 371 में हुआ भारत और चाइना का युद्ध हुआ, और जो है 371 में भारत पाकिस्तान, 362 भारत चाइना, और 1975 जब इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, ठीक है। ये दोस्तों जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, और अब इस समय जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है सशस्त्र विद्रोह ऐड कर दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, ध्यान रखिए। और 353 में है आपातकाल में संघ की शक्तियों का विस्तार की बात करी है। 354 में वित्तीय प्रावधानों में संशोधन की बात करी है। 355 में जो है राज्यों की रक्षा एवं केंद्र का कर्तव्य की बात करी है। 356 में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की बात करी। जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसमें जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो 356 के तहत ही लगाया जाता है।
और ये प्रभावी 361 के तहत होता है, निकलिए 356 के तहत लगाया जाता है। 357 में राज्य सूची की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, ये 357 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय कहा गया। 358 में क्या कहा गया, जो है आर्टिकल 19 है, इसका निलंबन हो जाएगा। जब भी कोई राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध के संबंध कोई भी आपातकाल लगेगा तो उस समय आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाएगा, ध्यान रखिए। और 20 और 21 ये कभी निलंबित नहीं होते हैं। बार बार हम बता रहे हैं, सबसे पहले 19 होगा और 20 और 21 कभी नहीं होगा, क्योंकि 19 में बोलने की आज़ादी है और जीवन का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में। तो ये 20 और 21 कभी खत्म नहीं होते और ये तुरंत खत्म हो जाता है। 359 में अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन की बात करेगी, ठीक है। 359 में जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति उनको, प्रेसिडेंट उनको खत्म कर सकता है, ये उसके हाथ में, बस 20 और 21 को छोड़कर। ये अपने आप निलंबित हो जाएगा 358 के तहत। 359 में जो अन्य मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाएंगे। 360 में हमारे वित्तीय आपातकाल की बात करिए। तो ये 3 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। 359 और 58 ये भी ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपातकाल से संबंधित हो गई। अब भाग 19 देख लेते हैं। भाग 19 में विधिक कुछ बातें कहेंगी। 361 में जो राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायिक उसमें छूट दी गई है। ये दोस्तों अभी हमने कुछ गलत बोल दिया था। तो 361 में राष्ट्रपति की छूट की बात करी हमने, कई बार आप लोगों को बताया, जो विशेषाधिकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल की जो है, इसमें 361 के तहत करेंगे। हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात है, उपराष्ट्रपति नहीं है इसमें न्यायिक कार्रवाई से कुछ छूट की बात करेगी। तो ये बात ध्यान रखिए 361 में। अगला भाग देख लेते हैं, आप लोग एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। ये PDF जो आप लोगों को चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमारे दक्षिण अफ्रीका से ली गई। हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। ये 368 के तहत होती है, भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भाग 20 में, और ये जो है संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में, ये विशेष बहुमत या कुछ मामलों में आधे से राज्यों की स्वीकृति के आधार पर होता है। भाग 21 जो है, इसमें जो है अनुच्छेद है, ये 369 से लेकर 352 है। खास उतने हाँ इंपॉर्टेंट हैं तो, लेकिन इनको अलग से हम पढ़ा देंगे, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा एक बार भाग 21 को जो है। अब भाग 22 में कुछ संक्षिप्त नाम वगैरह, उनका शीर्षक वगैरह जो है दिया गया है, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में संविधान का शीर्षक क्या होगा, जैसे संविधान का शीर्षक क्या है, ये 394 में या 395 में हाँ दिया गया है। संविधान के शीर्षक की बात जो है, आप लोग कमेंट करके बताइए 395 में ही भारत के संविधान का शीर्षक दिया है कि भारत का संविधान किस में दिया गया है? कमेंट करके ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली, जितने भी हमारे आर्टिकल अनुच्छेद जितने भी थे हमने देख लिए, पूरे एक तरफ से कंप्लीट कर लिए। तो आप सभी से एक हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना है तो ये नंबर पे आप लोग मैसेज करें, और पेड से ना भी जुड़िए, हम पॉलिटी आपकी और GS इतनी यहाँ से मजबूत कराने वाले हैं कि आपकी जो है एकदम से कंप्लीट होने वाली, कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे आप PCS लेवल तक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या UPSI की, इतने एग्ज़ामों को निकालने के बाद ये बात आपको बोल रहे हैं, मतलब देने के बाद ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप सभी लोग, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और दोस्तों SSC वाले बच्चों के लिए ये है कि आप सभी लोग जो है ऑनलाइन प्रोटेस्ट वगैरह करते रहिए। बाकी विडंबना तो है, अगर हमारे देश में जो है एक सिस्टम ऐसा बन जाए कि जो है कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो है वो हमारे सरकार का ही हो, तो सारे एग्ज़ाम वहाँ से कराए जा सकते हैं। और टीचरों में भी काफ़ी लड़ाई वगैरह जो है आपस में छिड़ गई है, तो ये नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े टीचर जो हैं, जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, उनके बीच में जो है एक आपस में जो है एक दूसरे की ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, कंट्रोवर्सी, तो हमारा जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ही लॉस हो रहा है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, कई सारे आपके एग्ज़ाम हैं, तो जो यूपी के बच्चे हैं तो उनके लिए जो है 4543 जो UPSI की भी वैकेंसी आ गई है, तो आप इस पर भी फोकस करिए, ठीक है। बाकी थोड़ी दिक्कत तो है एग्ज़ाम सिस्टम को लेके, इसको सही करना चाहिए और सही होना भी चाहिए, ठीक है। और चाहिए कि हम लोग को कि एग्ज़ाम सही से हो जाए बस। तो दोस्तों आज की क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे, राम राम।